अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ सवालात थे जो कि मुझे रिसीव हुए थे व्हाट्सएप के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो मैंने ये सोचा कि उसको एक सेशन में रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आपके सामने आ जाएंगे वो सब सवालात जिनके आज हम आपको जवाबात देने की कोशिश करेंगे, आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग उसका आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ई कॉमर्स डिफाइंड ब्रीफली। ओके, ई कॉमर्स कोई भी ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू करते हैं, कोई भी सेल परचेज करते हैं, कुछ भी ट्रांजेक्शन जो इंटरनेट के ऊपर होती है उसको ई कॉमर्स कहते हैं। सेलिंग गुड्स बाय इंटरनेट इज टर्म्ड एज ई कॉमर्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपको आजकल आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जा चुकी है, अब चीज़ों की एक्सेस हो चुकी है, लोगों तक इंटरनेट की एक्सेस हो चुकी है। तो उनके लिए एक ईजी, एक कन्वीनियंट है कि वो अपने घर पे बैठे और किसी भी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अपने पास मंगवाना चाहते हैं तो वो उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल जो प्रोसेस है कि वो उसको इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं और उन तक वो डिलीवरी प्रोडक्ट पहुंच जाती है, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो आप जो इंटरनेट के ऊपर पैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी ई कॉमर्स की जुमरे में आता है। आप ऑनलाइन अपने बिल्स पे करते हैं, आप OLX पे कोई भी चीज बेच रहे हैं, आप Zameen.pk इस तरह की जितनी वेबसाइट्स हैं उस पर डील जो भी करते हैं, बाइंग सेलिंग जिस हवाले से भी करते हैं, वो सब की सब ई कॉमर्स में आती हैं। बट अगर हम इसको सिंपली बात करें तो सेलिंग गुड्स बाय इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन यू टेक पेमेंट अक्रॉस द नेट। ओके, क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट के ऊपर आप पेमेंट प्रोसीजर या पेमेंट मेथड कौन से हो सकते हैं या किस तरीके का हो सकते हैं। तो वेरियस ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल व्हिच कैन इंटीग्रेट टू योर वेबसाइट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग। जिस तरीके का से जैज कैश है, इजी पैसा है, बहुत सारे बैंक्स की अपनी एपीआईज हैं, HPL की है, यूनियन पे की है, वीजा मास्टर की एपीआई है। ठीक है, पेमेंट गेटवे है पूरा, आप उसको अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं और ऑनलाइन आप वहाँ पे पेमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे फेमस और जो सबसे ज्यादा चलने वाला पाकिस्तान में खास तौर पे पेमेंट मेथड है वो उसको कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं, COD, जो कि तकरीबन 90 to 95% लोग COD को एज अ पेमेंट गेटवे यूज करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो उसमें पेपॉल है, स्टाइप है, टू चेकआउट है, वीजा मास्टर है। इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास जिनसे आप पेमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं या पेमेंट्स को अपने पास मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद हाउ शुड मर्चेंट्स प्रमोट देयर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रमोशन जो है, जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे, जब तक उस चीज़ को बूस्ट नहीं करोगे अपने स्टोर को, वो सेल जनरेशन की तरफ नहीं जाएगा, वो एक बिजनेस सर्कुलेशन की तरफ नहीं जाएगा। तो मर्चेंट के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। अगर वो सिर्फ फेसबुक के लेवल पे ही अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्जन के ऐड लगाएं, वो डिफरेंट वीडियोस के थ्रू जा सकते हैं, वो लाइव सेशन आजकल बहुत चल रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जिसमें लोग अपने प्रोडक्ट को शो करते हैं और वहीं पे ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो फेसबुक के एड्स हैं, SEO है, SEM है, SMM है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी ऑप्शन हैं। गूगल के ऊपर जाते हैं तो PPC है, CPC है, डिस्प्ले ऐड है, सर्च ऐड है, यूट्यूब के ऐड हैं। तो उनके पास प्रमोशन के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद व्हाट वन थिंग कैन इम्प्रेस बायर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायर्स को क्या चीज इम्प्रेस कर सकती है, जिसमें हम अगर उसको सेग्रीगेट करना शुरू करें तो सबसे पहली है आपकी प्राइसिंग, कि आप किस प्राइस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को दे रहे हो, किस प्राइस के ऊपर बेच रहे हो और आपके कंपटीटर किस प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं। दूसरी आपकी वैरायटी है कि वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कस्टमर के लिए जो कि डिफरेंट स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद डिज़ाइंस हैं, अगर हम फैशन या अपैरल वगैरह की बात करें तो डिज़ाइन सबसे ज़्यादा बिकते हैं कि ये अच्छा डिज़ाइन है, ये न्यू कलेक्शन में ये डिज़ाइन आया है तो हम इसको सबसे ज़्यादा बाय करते हैं। बिसाइड डैट आपकी डिस्काउंट, आपकी ऑफर्स, आपके वेब का जो यूजर इंटरफेस है वो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आप किस तरीके कार से प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आपका वेब का शूट, आपके ग्राफिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी सेल को बढ़ाने में या उन सब चीज़ों में।
और आजकल जो सबसे ज्यादा चीज कस्टमर को या बायर को इम्प्रेस कर सकती है वो आपका डिलीवरी मैकेनिज्म है और डिलीवरी टाइम है, आपका SLA टाइम क्या है, आप कितनी देर में कस्टमर तक वो चीज पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोकल आपके जो लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं वो इवन सेम डे डिलीवरी के ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, 3 और डिलीवरी के ऑप्शन भी दे रहे हैं, 1 और डिलीवरी के ऑप्शन भी दे रहे हैं। ऑब्वियसली उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि इस एरिया से इस एरिया तक हम ये डिलीवरी देंगे, इस सिटी में देंगे, इस सिटी के इस पोर्शन में, इस किलोमीटर की रेंज में ये आपको ऑप्शन मिलेगी। जैसे एक फूड डिलीवरी की जो हमारे पास फूड पांडा के नाम से बहुत फेमस है, उन्होंने एक पांडा मार्ट के नाम से एक पहले अपना ब्रांड लॉन्च किया और अब पांडा गो के नाम से अपना एक लॉजिस्टिक पार्टनर और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो 6 किलोमीटर के रेडियस में 29 मिनट्स में पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे हैं। आपने कोई भी ऑर्डर पिक करवाना है, कोई भी ऑर्डर आपने डिलीवर करवाना है, 6 किलोमीटर के रेडियस में 29 मिनट्स में वो ऑर्डर डिलीवर होगा। तो ये चीजें कस्टमर को इम्प्रेस करती हैं और बाइंग को बढ़ाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच विल ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अब इसकी जो कॉस्टिंग की बात करते हैं वो टोटली डिपेंड करता है आप क्या चीज, क्या सॉफ्टवेयर, क्या मैकेनिज्म बिल्ड करना चाहते हो। मैं अगर बात करता हूँ कि मुझे बिल्कुल एक सादा वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए तो वो 30,000 से 40,000 में बन जाएगी। अगर मैं शॉपिफाई की बात करता हूँ तो उसकी थीम, उसके इंटीग्रेशंस और सारी चीज़ें मिला के $29 पर मंथ फिक्स चार्जेस मैं शॉपिफाई को दूंगा। बाकी जो उसकी डेवलपमेंट है वो 1,00,000 1,50,000 के अंदर हो जाती है। और अगर आप मजेंटो के ऊपर जाती हो तो मैंने 3 करोड़ की वेबसाइट भी देखी हुई है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके कार से उसमें चीज़ों को ऐड करना चाहते हो, आपको क्या क्या ऑपरेशन उसके अंदर चाहिए। आपने उसके अंदर CRM मॉड्यूल को ऐड करना है, आपने अपनी इन्वेंट्री जितने भी मॉड्यूल्स हैं, आपके वेयर हाउसिंग है, आपके लॉजिस्टिक्स है, तमाम चीज़ों की आप APIs बना के उनको इंटीग्रेट करना चाहते हो। ठीक है, तो उसकी अलग से कॉस्ट होगी। अगर आप बिल्कुल ही एक सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आई थिंक 40,000 30,000 40,000 में काम हो जाता है। और अगर आप ये सब चीज़ें खुद से ही कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। शॉपिफाई खुद से सीख लो, वो वर्डप्रेस खुद से सीख लो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं और आप खुद से भी इनके ऊपर बेसिक थीम के साथ, बेसिक टेम्पलेट्स के साथ इनमें कर सकते हो काम। व्हाट सिक्योरिटी रिस्क डज ई कॉमर्स इन्वॉल्व। देखिए, डिफरेंट सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। सबसे पहले कि आप बात करते हो हैकिंग वगैरह की, उस हवाले से अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। आपके साइबर क्राइम्स वाले जो पार्ट होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लोकली या इंटरनेशनली भी जिनको हैक किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, इसमें हम ये सोचते हैं यार हमारे कंपटीटर हमें हैक करेगा और वो करेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो अपने बिजनेस में बिजी है। इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा है वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक किया जाता है डीप फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरह के हैकिंग वगैरह के सिक्योरिटीज के इशू आ सकते हैं, खास तौर पे जब आपके वेबसाइट के ऊपर इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज है। लेट्स सपोज पेपॉल है, पेपॉल क्या करता है कि वो कस्टमर का डाटा सेव कर लेता है और उसने कस्टमर ने नेक्स्ट ऑर्डर करना है तो 1 क्लिक करेगा, डाटा ऑलरेडी सेव्ड है उसका, तो वो वहां से ऑर्डर कर देगा। कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि आपके क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड का डाटा सेव कर लेते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, और उसने कस्टमर ने नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करना है उसको पूरा कार्ड का नंबर और पूरी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट वो 1 क्लिक करता है और उसका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है। अब वो तमाम का तमाम डाटा आपके सर्वर के ऊपर, आपकी वेबसाइट के बैक एंड के ऊपर पड़ा हुआ है। अब कुछ हैकर्स उसको हैक करते हैं, उस डाटा को वो अपने पास लेके उस बैंक से सारे पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके कार की एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद फेसबुक की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आते हैं, फेसबुक के पेजेस हैक हो जाते हैं। वो भी यही सेम रीजन होती है कि आपके पेज पे ज्यादा लाइक्स हैं, वो आपसे पेज हैक कर लेगा, आपको एडमिन से रिमूव कर देगा, उस पेज का नाम चेंज कर देगा या अपने ब्रांड का नाम उसमें लिख देगा या वो किसी को बेच देगा। इस तरीके कार की एक्टिविटीज होती हैं जिनमें ऑब्वियसली इन सब के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। आप अपने सर्वर पे ऐसी सिक्योरिटीज लगाते हैं, आप अपने फेसबुक के पासवर्ड ऐसे सिक्योर करते हैं, उसमें 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी है, SMS अलर्ट भी है, की के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो उनकी सिक्योरिटीज भी अवेलेबल हैं और साथ के साथ ये रिस्क भी ऐड होता है।
अच्छा, should I manage my store through a browser interface? ठीक है। अच्छा, most of the CRM available in the market के जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, बेसिकली CMS सिस्टम होता है, कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट एक इंटरफेस बिल्ट इन आपको मिल जाता है, प्लग इन मिल जाता है। आपने जस्ट उसको प्लग इन करना है अपने ब्राउजर सिस्टम के साथ, अपने बैकएंड सर्वर के साथ, और ऑटोमेटिकली तमाम चीजें वन क्लिक के ऊपर मैनेज हो जाती हैं। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टाइम पहले हमें उसकी स्टोर की डेवलपमेंट के ऊपर जाना पड़ता था, कि हमें प्लगइन्स को डेवलप करना है, हमने उसकी कोडिंग करनी है, उसके इंटरफेस को चेंज करना है, यूआई यूएक्स के ऊपर काम करना है। बट अब क्या है, अब वन क्लिक के ऊपर तमाम की तमाम चीजें आपको बिल्ट इन ही मिल जाती हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि आपके वेब को सेम एज इट इज कर देते हैं, जैसा आप उसको करना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जितने भी आप फंक्शनल उसमें आइटम्स चाहते हो, आपको तमाम की तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और 90% चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, शुड वेंडर मेंटेन देयर ऑन वेबसाइट? अगर देखें, वो वेंडर वेंडर बेसिकली यहाँ पे है जिसके जो कि प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, बेसिकली वेंडर का जो टर्म वो यूज किया जाता है, वो इम्पोर्टर के लिए यूज किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। वो इम्पोर्टर वो है जो कि चाइना से या बाहर किसी भी मुल्क से सामान को मंगवा रहा है और फिर आगे रिटेलर्स को दे रहा है बेचने के लिए। ठीक है, तो उसको वेंडर का नाम, उसको वेंडर की टर्म दी जाती है मार्केटिंग उसके अंदर। और जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है और फिर डिलीवर कर रहा है, वो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो वेंडर अगर अपनी वेबसाइट खुद भी मेंटेन करना चाहता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, वो लोगों को रिटेल के ऊपर भी सामान बेच रहा है और होलसेल के ऊपर भी सामान दे रहा है। बट उसकी एक्सपर्टीज कितनी है, वो कितनी टीम बिल्डअप कर सकता है, ये सब चीज़ें उसके लिए मैटर करती हैं। इस सब चीज़ों को उसको प्लान आउट करना पड़ेगा। अगर वो खुद से मैनेज कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खुद से मैनेज नहीं कर सकता तो वो उस चीज़ को आउटसोर्स भी कर सकता है, या अपने पास कोई टीम बिल्डिंग कर सकता है और वहां से अपने ऑपरेशन को रन कर सकता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, इज ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल? यस, ई कॉमर्स इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, और जो कि इस टाइम, इस करंट सिनेरियो में एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में भी जा रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे, पहले आप देखें कि आपका ये कोविड से खास तौर पे पहले की हम बात करें, तो आपका रिटेल बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, और अगर हम रिटेल को कंपेयर करते थे ई कॉमर्स के साथ, तो वो 2 to 3% शेयर था ई कॉमर्स का पूरे रिटेल बिजनेस का। बट कोविड ने उसको शिफ्ट किया। कुछ लोग शॉप्स पे जाने से डर गए, कुछ लॉकडाउन की सूरत हाल से नहीं जा सके, फिर जो टाइम था, लेट्स सपोज कि 6 बजे 8 बजे शॉप्स बंद हो रही हैं, तो कन्वीनियंट नहीं था लोगों के लिए शॉप पे जाना और शॉपिंग करना। तो उन्होंने ऑनलाइन का सहारा लिया, उन्होंने वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया। और कोविड के लॉकडाउन के पीक टाइम में जो आपका रिटेल बिजनेस है, वो 30% को भी टच किया उसने। ठीक है, वो 3%, 2 से 3% था कोविड से पहले, और उसने 30% को भी टच किया। और अब जब लॉकडाउन बहुत खुल चुका है, शॉप्स ओपन है और टाइम भी अच्छा खासा है, आप लोग शॉप्स भी जा सकते हो शॉपिंग करने के लिए, स्टिल ई कॉमर्स 20% के अराउंड फॉल कर रहा है आपके रिटेल बिजनेस का। तो हाँ, स्केल अप भी है, अच्छा बूस्ट भी है, और ऑब्वियसली मार्जिन्स इसमें ई कॉमर्स में आपको अच्छे मिल जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके ऊपर ओवरहेड चार्जेस नहीं है। आपने एक शॉप ली, आपने उसका रेंट देना है, आपने बिजली का बिल देना है, आपने स्टाफ रखना है, स्टाफ के अपने मसले मसाइल हैं, आज छुट्टी कर रहा है, आज नहीं आ रहा, भाग गया, नया बंदा हायर करो, फिर एचआर को इन्वॉल्व करो, इस तरह के सारे मसले आपको फेस करने पड़ते हैं। बट ई कॉमर्स में आपको ऐसा कोई मसला फेस नहीं करना पड़ता। आपने एक सिंपल एक वेबसाइट बनानी है, मार्केटिंग करनी है, और फिर उसके जो प्रोसेस हैं उनको फॉलो करना है। तो इसलिए ई कॉमर्स एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। वर्ड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब हर बिजनेस में एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ई कॉमर्स के एडवांटेजेस में अब बात करें, तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने बात की थी, कि आपके पास ओवरहेड चार्जेस नहीं बढ़ते। ठीक है, सेकेंडली, आपकी रीच कहाँ तक जा रही है, अनलिमिटेड है। आपने एक शॉप खोली है, लेट्स सपोज कि मैंने लाहौर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल या कराची के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में
बहुत बड़ी शॉप खोल ली है, ऐसी बड़ी शॉप पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, बट मेरी जो रीच है वो एक लिमिटेड लोगों तक है। हो सकता है सिर्फ कराची के लोग ही मेरे पास वहाँ पे शॉपिंग करने हैं, कोई स्पेशल लाहौर से उड़ के या इस्लामाबाद से उड़ के कराची नहीं जाएगा उस शॉप को विजिट करने या उस शॉप से आइटम बाय करने। सेकेंडली, अगर मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल है जो कि हर गली मोहल्ले में बिक रही है, तो लोग फिर अपने गली मोहल्ले की शॉप को छोड़ के मेरी शॉप पे क्यों आएंगे? ठीक है, तो मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है वो रीच का है। मैं पूरे पाकिस्तान में उसको हर गली कूचे में, हर कस्बे में, बॉर्डर एरियाज तक भी जाके डिलीवरी कर सकता हूँ। मुझे उसमें रीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, मैं इंटरनेशनल अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकता हूँ। मैं आज पाकिस्तान में ई कॉमर्स चला रहा हूँ, कल को मैं यूके में जा बेचना शुरू कर दूँ, मैं अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग शुरू कर दूँ, मैं ईबे के ऊपर शुरू कर दूँ, मैं अपने डिफरेंट वेयर हाउसेज बना के दुनिया में वहां पे जाके अपना माल सप्लाई करना शुरू कर दूँ, तो मेरी जो रीच है, जो एक्सपेंड मैं बिजनेस को कर सकता हूँ, वो ई कॉमर्स पे बहुत इजीली एक्सपेंड कर सकता हूँ। सेकेंडली, मुझे इन्वेंट्री रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डिस्प्ले का प्रॉब्लम नहीं है मुझे जो सेलमैन वगैरह और उन सब चीज़ों के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, मेरे लिए वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश है, बरसात है, बर्फ़ पड़ रही है, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिस्टम एक क्लाउड के ऊपर मेरी पूरी की पूरी शॉप पड़ी हुई है। ठीक है, एक वेब के ऊपर मेरा पूरा का पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है, कोई भी मोबाइल उठाएगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा और वो उसके पैसे मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद 24 घंटे आपकी शॉप खुली हुई है, आपको उसकी निगरानी के लिए कोई बंदा नहीं चाहिए, तमाम की तमाम निगरानी आपका सिस्टम दे रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए, कोई सेलमैन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये फायदे हैं आपके ई कॉमर्स बिजनेस के। इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई आपके लोकल इंटरनेशनल गोरा काला किसी किस्म की कोई भी लिमिटेशन नहीं, कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आ सकता है और वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना स्केल अप कर सकते हो या कितना उसको आप कैद करके रख सकते हो। डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑब्वियसली, जिससे कि हमने एक पहले क्वेश्चन भी आया था कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और इस तरीके कार की जो एक्टिविटीज होती हैं उसका रिस्क भी होता है। ठीक है, और उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, इस डिसएडवांटेज को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, थोड़ा सा आईटी टेक्निकल और इन सब चीज़ों की नॉलेज लेके कि हमने उसको कैसे सिक्योर करना है अपने सिस्टम को। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बिल्डिंग, उसका नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप उसको एक अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते। तो उसका नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें ऑब्वियसली एक टाइम लगता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप ई कॉमर्स की बात करें तो 6 से 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि मिल के काम करते हैं, तो एक आपका ई कॉमर्स का चेन बनता है, जिसमें आपकी वेब का हो गया, आपका मार्केटिंग हो गया, आपकी लॉजिस्टिक्स हो गई, आपकी वेयर हाउसिंग हो गई, आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं तो आपका एक ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर बनता है। अगर आपको अच्छा एक ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप इसके बगैर ही उसमें जाएंगे तो ऑब्वियसली वो डिसएडवांटेज के में आ जाएगा, मैंने किया और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ या इससे कोई इस किस्म का फ़ायदा नहीं होता। और इसके अलावा जो डिसएडवांटेज नहीं कह सकते हम उसको, बट हम उसको डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ में, वो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट। कि अगर आप अच्छी डिजिटल मार्केटिंग करते हो और अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हो तो वो बिकती भी ज़्यादा है और कम पैसों में बिकती है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेलिंग वो कम होती है। बट अगर वो अच्छे तरीके कार से मार्केट नहीं की जा रही, उसके अच्छे क्रिएटिव नहीं बन रहे, आपकी जो कंपेन्स हैं फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हो रही और अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं हो रही, तो वो एक डिसएडवांटेज वाली साइड पे चला जाता है कि मैं 800 रुपए की चीज बेचने के लिए सिर्फ फेसबुक पे ही 2000 रुपया दे रहा हूं। तो उस तरीके कार से आपको इन चीजों को माइंड में रखना पड़ता है। सेकेंड लास्ट है मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑनलाइन स्टोर। देखिए, अब हम उसको लिस्ट डाउन करते हैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कि सबसे पहले आपको एक CMS सिस्टम चाहिए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो शॉपिफाई हो सकता है, वो वूकॉमर्स वर्डप्रेस हो सकता है, वो मजेंटो हो सकता है, या आप किसी को कस्टम बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको होस्टिंग चाहिए, डोमेन चाहिए, आपकी जो मार्केटिंग है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं जिसको, पैसे लगाने हैं, फेसबुक को पैसे देने हैं, गूगल को पैसे देने हैं। उसके बाद आपके ऑपरेशंस आ गए हैं, आपकी वेयर हाउसिंग आ गई, आपकी डिलीवरी चैनल्स आ गए हैं, आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आ गई हैं, कम्युनिटी मैनेजमेंट सर्विसेज आ गई, कॉल सेंटर की सर्विसेज आ गई हैं। तो ये तमाम
के तमाम मेन कंपोनेंट्स हैं ऑनलाइन स्टोर के, ठीक है। फिर हम इसमें थोड़ा सा ग्राफिक्स का भी जिक्र करेंगे, थोड़ा सा वेब की बात करेंगे, जिसमें मैंने पहले एक जिक्र किया था कि एक ई कॉमर्स सिस्टम की एक चेन होती है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले आपकी सोर्सिंग टीम वो सामान लेके आएगी, फिर आपकी फोटोग्राफी टीम उसका तस्वीर खींचेगी, फिर आपकी कंटेंट वाली टीम उसका कंटेंट लिखेगी, फिर आपकी अपलोडिंग वाली टीम उसको अपलोड करेगी, फिर आपकी मार्केटिंग वाली टीम उस अपलोडेड प्रोडक्ट को मार्केट करेगी, वहां से ऑर्डर आना शुरू होंगे, फिर आपके सीएस वाली टीम जो ऑर्डर आ चुके हैं उन पे कॉल्स करेंगे, उनको ऑर्डर को कंफर्म करेंगे, फिर वो वेयर हाउस में जाएगा, लोग उसको पिक करेंगे, शेल्फों में रखा हुआ है सामान उठाया, पिक किया, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग की, फिर वो टीसीएस या कोई भी लॉजिस्टिक सर्विस आप यूज कर रहे हो उसके हवाले कर दिया, और वो ऑर्डर डिलीवर होके उसके पैसे आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये तकरीबन 11 से 12 डिपार्टमेंट्स बनते हैं। अगर इनमें से हम एक डिपार्टमेंट को भी तोड़ देते हैं, लेट्स सपोज सोर्सिंग वाला आपके पास सामान ही नहीं लेके आया, तो आप किसकी तस्वीर खींचोगे, किसको अपलोड करोगे, किसकी मार्केटिंग करोगे? आपने सोर्सिंग वाला बंदा ले आया, आपने तस्वीर खींच दी, आपने उसको अपलोड कर दिया, आपने मार्केटिंग ही नहीं की तो ऑर्डर नहीं आएगा, उससे आगे वाले ऑपरेशन नहीं चलेंगे। आपने सब कुछ कर लिया, आपने उस ऑर्डर को पैक करके डिस्पैच नहीं किया, तो पीछे वाले तमाम ऑपरेशन हो गए बट वो कस्टमर तक नहीं पहुंचा। ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स का आप जिक्र करें तो वो क्या है, उसकी शॉर्ट समरी कि आप घर बैठे हुए ऑर्डर कर रहे हो और आपको घर पे चीज रिसीव हो रही है, बट उसके ऑपरेशंस देखें तो ये तमाम एक पूरी की पूरी चेन है, इसमें से एक चीज भी आप निकाल दो, तस्वीर नहीं खींची प्रोडक्ट की, तो उसको किसको अपलोड करोगे? कंटेंट नहीं लिखा तो उसकी कैप्शन क्या लिखोगे, उसका नाम क्या लिखोगे, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे? ठीक है, तो वो पूरी का पूरा चेन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो ऑर्डर कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा। तो तमाम की तमाम जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी की सारी बैकएंड पे तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। ओके जी, व्हाट इज मेंट बाय B2B एंड B2C? अच्छा, B2B बिजनेस टू बिजनेस डील होता है और B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B आप कह सकते हो होलसेल की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो B2B में आती हैं, कि मेरी लेट्स सपोज एक शॉप है, मैं एक होलसेल की मार्केट में जाता हूँ, जैसे सदर में गया, रेक्स में गया, शालमी गया, वहां से मैं, वो होलसेलर बैठे हुए हैं, मैं उनसे बल्क में चीजें उठा के ले आया और अब एक एक चीज को मैं रिटेल करके एक एक को सेपरेटली बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बिजनेस टू बिजनेस डील की थी अपने वेंडर के साथ, अपने होलसेलर के साथ। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने उसको रिटेल में अपनी शॉप पे एक एक चीज को अलग अलग करके साफ करके बेचना शुरू किया, तो मैं कंज्यूमर को बेच रहा हूँ, ठीक है, वो रिटेल प्राइस के ऊपर बेच रहा हूँ। तो ये मैंने डील किया B2C का। अगर हम ऑनलाइन में इसकी एग्जांपल देखें तो अलीबाबा ग्रुप है, एक B2B का पोर्टल है। आप अलीबाबा के ऊपर जाते हो और वहां से आप बल्क में चीजें आपको ऑर्डर करनी पड़ती हैं, आपको वहां पे, लेट्स सपोज अगर तौलिए की बात करें तो आपसे वहां पे जो नीचे आप किसी प्रोडक्ट को खोलोगे तो लिखा होगा मिनिमम क्वांटिटी 1000 या 10,000 या 1 लाख। ठीक है, वहां पे आप एक तौलिया जाके बाय नहीं कर सकते। तो वो एक B2B का पोर्टल है और बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है पाकिस्तान में। ट्रेड की के नाम से एक बहुत अच्छा B2B का पोर्टल एक जमाने में बहुत अच्छा चल रहा था, आजकल उसके स्टेट्स नहीं पता वो है या नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीजें। उसके बाद अगर हम B2C की बात करें तो जिसमें अली एक्सप्रेस है इंटरनेशनल, ये आपका अमेजोन है, ईबे है, दराज है पाकिस्तान में, ये वो मॉल है, इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि B2C में कंज्यूमर को बेच रही हैं। तो ये दो डिफरेंट बेसिकली बिजनेस मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप होलसेल में चीजें बेचना चाहते हो तो आप B2B मॉडल पे होगे, अगर आप रिटेल में कस्टमर को बेचना चाहते हो तो वो B2C मॉडल पे होंगे। B2B मॉडल में वॉल्यूम्स हाई होते हैं, मार्जिन कम होता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं अपनी शॉप के लिए 20 पेंसिलें, 20 किताबें, 20 रबड़्स लेने गया, तो वो वॉल्यूम हाई था, पैसों की ट्रांजेक्शन ज्यादा हुई, बट उसमें मार्जिन कम होता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक पेंसिल बॉक्स या एक पेंसिल के 10 बॉक्सेस लिए, तो एक बॉक्स के पीछे उस होलसेलर को 2 रुपए या 3 रुपए बच रहे होंगे। अब उसी बॉक्स में 10-10 पेंसिलें और एक एक पेंसिल में 20-20 रुपए की बेच रहा हूँ। ठीक है, अब B2C वाले में वॉल्यूम कम है बट मार्जिन हाई है। ठीक है, मेरी एक दिन में 5 पेंसिलें बिक जाएंगी या 2 पेंसिलें या 10 पेंसिलें बिक जाएंगी। मैं खरीद के कितनी लेके आया? 1000 पेंसिल एक टाइम में खरीद के लेके आया, और मैं बेच कितनी रहा हूँ? दिन में 5-10 बेच रहा हूँ। तो मेरा वॉल्यूम कम है बट मेरा मार्जिन हाई हो गया।
तो ये B2B और B2C मॉडल होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके माइंड में कोई भी इस तरीके के सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं यही कोशिश करूंगा कि जब 8, 10, 12 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं तो आपके सामने इस तरह सेशन बना के और कोशिश करूँ उनको एक्सप्लेन करने की। और इन एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेनेशंस हैं, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ डाउटफुल है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसमें भी आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।